एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड आगे जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे उनको हम स्टडी करेंगे। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो कि क्या करती है, विच टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी एट रेस्ट। जैसे कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लेके आती है, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप करती है, या फिर किसी बॉडी की जो डायरेक्शन है, मोशन ऑफ बॉडी, उसको चेंज करती है, या फिर बॉडी की शेप और साइज को चेंज करती है। तो वो होती है फोर्स। ठीक है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होती है पुश या पुल की फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार मैं लिखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी एट रेस्ट और टेंड्स टू प्रोड्यूस स्टॉप मूविंग बॉडी और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब हम करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ हम देखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो पहला लॉ है जो मोशन का, वो क्या बोलता है कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो विल रिमेन एट रेस्ट, कोई बॉडी मोशन में है विल कंटिन्यू इन मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या रहेगी, मोशन में रहेगी, और कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते। मीन्स बॉडी को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक्सटर्नल एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम फोर्स बोलते हैं। तो ये न्यूटन का पहला लॉ बोलते हैं। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 तो एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो मीन्स जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो भी क्या है, नॉन जीरो। ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is acted upon by some external force to change the state. If the net external force is 0 then the acceleration also be 0 and acceleration will be non-zero, then net external force is also non-zero. अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसमें हम पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है वो हम देखेंगे ना नेक्स्ट, कि इनर्शिया क्या होता है। इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया क्या है, बॉडी की इनएबिलिटी होती है टू चेंज बाय इटसेल्फ इन रेस्ट और मोशन। ठीक है, ये इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया 3 तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया inability of body to change by itself its state of rest or state of uniform motion in a straight line, then it is called inertia of a body. अब 3 तरीके का ये होता है, ये मैंने बता दिया कि रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। एक और बात, जो इनर्शिया जो है उसको मेजर करते हैं मास ऑफ द बॉडी। जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉडी का इनर्शिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और इसमें क्या हो जाएगा, इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जो एग्जाम्पल है कि हम एक स्टेशनरी बस में खड़े हैं और अचानक से ड्राइवर ने बस को स्टार्ट कर दिया तो हम पीछे की तरफ थ्रो होंगे, है ना। और हम इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक मूविंग बस में खड़े हैं और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए तो हम आगे की तरफ गिरेंगे। नेक्स्ट हम डायरेक्शन की, मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि हम व्हील को, ठीक है, एक रोटेटिंग व्हील हम किसी भी व्हीकल के व्हील को रोटेट करा रहे हैं और उसको हम थ्रो कर रहे हैं तो वो टेंजेंशियली थ्रो होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा इनर्शिया है एंड उसके टाइप्स हैं। अब एक और बात, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें हम इनर्शिया को तो स्टडी करते हैं, साथ साथ हम लीनियर मोमेंटम को भी स्टडी करते हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मीन्स अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, अब जो लीनियर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है, एसआई यूनिट इज केजी मीटर
पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट जो होती है, सीजीएस यूनिट वो होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इस लीनियर मोमेंटम की ऐसा यूनिट होगी। अब जैसे कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहाँ लिख देती हूँ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, P1 इज इक्वल्स टू P2, और अगर मास कांस्टेंट है तो क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और अगर मास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो बॉडी का मास होता है वो अलग होता है, M1 M2, तो यहाँ अगर हम P1 P2 करें तो क्या हो गया, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। तो ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv, ये है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल होगा जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसकी तरफ होती है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी तरफ। तो ये तो बोलते हैं डेफिनेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अब उसके बाद क्या होता है कि P इज इक्वल्स टू mv अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल्स टू dp बाय dt, ये हो गया। अब P की वैल्यू क्या है, mv, तो इस यहाँ पर P के प्लेस पे हम mv पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पुट किया mv बाय dt, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट देखो m dv बाय dt। अब हमें पता है कि dv बाय dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, है ना। तो ये क्या हो गया, m और a, ये हो गया। तो मतलब यहाँ से जो हमारी फोर्स आई वो क्या हो गई, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma। अब जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम SI यूनिट की बात करें फोर्स की तो वो है न्यूटन, और CGS यूनिट की बात करें तो वो है डाइन, और अगर डायमेंशंस की बात करें कि क्या डायमेंशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो m का होता है कैपिटल M, और a का क्या होता है LT-2, तो ये क्या हो गया MLT-2। और SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट इज न्यूटन एंड CGS यूनिट इज डाइन, ठीक है। अब एक बार हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखते हैं, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is always perpendicular proportional to the external applied force on the body, and this change takes place always in the direction of applied force। बार हम फोर्स की SI यूनिट और CGS यूनिट को डिटेल में स्टडी करते हैं। बेसिकली पहले हम SI यूनिट देखते हैं। जो फोर्स की SI यूनिट है वो होती है न्यूटन, ठीक है, और 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, और बॉडी का मास कितना होता है 1 kg, और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। तो यहाँ 1 kg, ठीक है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इक्वल होता है 1 न्यूटन के, तो ये क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन, DYNE। अब 1 डाइन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। इसके इक्वल हो जाती है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी SI यूनिट और ये आ गई हमारी CGS यूनिट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन और डाइन। तो न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है ये देखो, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम इंटू 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो
तो यहाँ से 1 न्यूटन क्या हो जाएगा 10⁻⁵ और आप ये देखो कि ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू डाइन, है ना, ये डाइन के इक्वल है, तो यहाँ से ये हो गया डाइन। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा न्यूटन और डाइन के बीच का। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। हमने जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर इनर्शिया एंड लीनियर मोमेंटम को स्टडी किया था, ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम स्टडी करेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स बेसिकली ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी पे एक्ट करती है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। द फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स फोर्सेज। ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं और इसका फॉर्मूला जो है वो है फोर्स इनटू टाइम। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, किकिंग बॉल ऑन बैट या फायरिंग ऑफ गन। एसआई यूनिट, सीजर्स यूनिट एंड डायमेंशन अब देखते हैं। एसआई यूनिट जो है फोर्स इनटू टाइम है, फोर्स की होती है न्यूटन, टाइम की सेकंड, तो न्यूटन सेकंड या फिर केजी मीटर पर सेकंड। और सीरियस यूनिट क्या हो गया डाइन सेकंड या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। वहीं पर अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा mLt-1 और फोर्स का क्या था mLt-2। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दो बॉडी कंसिस्ट करता है वो A एंड B, एंड मतलब फोर्स एक्सर्ट होती है ड्यूरिंग अ कोलिजन, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके साथ साथ लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता है। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू A एंड डेल्टा P2 इज इक्वल टू B। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दे तो ये 0 के इक्वल है और डेल्टा P1 क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। अब इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा dP1/dt और dP2/dt और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन। फिर यहाँ क्या होगा FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FB। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये कैसे जो लॉ ऑफ मोशन है कैसे डिफाइन करते हैं हम बेसिकली। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ dP/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने सेकंड लॉ में देखा था। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पर 0 है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तो dP/dt भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर P कॉन्स्टेंट है तो m1v1 प्लस m2v2 भी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ हमने फोर्स देखा है एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं।